हेलो दोस्तों, आज हम 22 दिसंबर का जो सीटेट का पेपर हुआ था उसका पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम बेसिकली बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की। बेसिकली सीडीपी की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस में मे भी कंफ्यूजन हो सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि सीबीएसई उसके क्या किस आंसर को राइट मानता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन है, 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। फिर उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया। फिर उसने उसके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। ठीक है, जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उसके अनुसार लीला कौन से चरण पर है? तो ये मूर्त संक्रियात्मक चरण है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। ये मूर्त संक्रियात्मक चरण है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर ले, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, ऑप्शंस के अगर स्टेटमेंट देखें तो अन्वेषण को प्रोत्साहित करना बिल्कुल सही है। जोखिम लेने वाले विद्यार्थियों की सहायता करना, ठीक, ये भी सही है कि जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, उनकी हेल्प करना। ऑप्शन 3 है, एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना, नहीं, इससे अच्छा डेवलपमेंट नहीं होगा। आकलन की भिन्न भिन्न विधियां अपनाना, ये भी सही है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो 1, 2 और 4 होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि हाइंस की जो दुविधा की सिद्धांत थी, पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है? सो ये नैतिक विकास के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सीखने की गति कैसी होती है? सो सीखने की जो गति होती है वो बेसिकली व्यक्तिगत और पर्यावरणिक जो कारक होते हैं, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, उनकी पारस्परिक क्रिया पर, उनके इंटरेक्शन पर निर्भर करती है। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है कि बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों की मनोदशाओं, स्वभाव और आशयों को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। तो इसमें जो गौर करने वाली बात है, वो बात कर रहा है कि एक इंसान जब दूसरे की फीलिंग्स, दूसरे की पॉइंट्स को समझ पाता है, तो जब दूसरे की बात करे तो उसको हम अंतर्व्यक्तित्व बोलते हैं। और जब खुद की मनोदशाओं, खुद के स्वभाव को पहचानना हो, तो वो अंतर्व्यक्तित्व होता है। ठीक है, तो अंतर्व्यक्तित्व इसका राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा अंतराव्यक्तित्व, क्योंकि यहाँ पे दूसरों की बात हो रही है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है? ठीक है, सो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा, शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता है या करती है। ठीक है, अपेक्षा नहीं करेगा, ये भी गलत है। केवल केवल मानक और भाषा का प्रयोग करेगा, ये भी गलत है। और किसी भी बच्चों के जाति के बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह रखे, ये तो बिल्कुल ही गलत है। सो इस क्वेश्चन का मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लेव वायगोस्की के जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उसमें उसको क्या कहा जाता है? क्योंकि वो तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये कैसा सिद्धांत है? तो ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। ठीक है, बेसिकली बच्चों का जो सीखना है वो समाज के, उनकी सांस्कृतिक स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन करना है, तो इसमें देखा जाए तो मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना बिल्कुल सही है। रिकॉर्ड्स भी रखना, अभिलेख भी तैयार करना सही है। बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना, उनको श्रेणीबद्ध करना, नहीं, ये बिल्कुल गलत है कि हम बार बार उनका टेस्ट कर सकते हैं फिर उनको अलग अलग क्लास में डिवाइड कर दे, ये गलत है। चौथा है कि शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकत्रित करना, ये सही है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 1, 2 और 4। और 1, 2 और 4 किस ऑप्शन में दिया है ये देख लेते हैं। सो 1, 2 और 4 जो है ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 है ये। जब बच्चे अपने अनुभव को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सो ये इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आत्मसाती करना। ठीक है, अपने आप में खुद में ग्रहण करना, आत्मसात करना। सो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी 2020 की, ठीक है, उसके बारे में है कि यह प्रस्ताव रखती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति मेन जो अगर बात करें तो वो कहती है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषा में पढ़ाना चाहिए, ताकि वो अच्छे से अच्छे समझ पाए। ठीक है, द्विभाषा तो साहित्य तो बिल्कुल नहीं करना होगा, एक तरह की भाषा का ही प्रयोग नहीं करना चाहिए।
और ये भी बोल रहे हैं बहुभाषा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, जबकि ये गलत है। ठीक है, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 4 होगा। ठीक है, कि हमें बच्चों के जो स्थानीय भाषा है उसमें पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल में ही पारित किया है? ये करंट का एक तरह से क्वेश्चन है। ये इसका ऑप्शन है निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न धारिताओं वाले बर्तन दिए। फरहान ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े को यांत्रिक कार बदल बनाने की संभावना पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों ने अध्यापक ने अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग किया? सो क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के माध्यम से लोग बच्चों को समझा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं रचनावाद। ठीक है, वो रचनावाद की युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए? सो इस बात के लिए जो सबसे इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा, ठीक है, वो होगा इस पर काम करना कितना मजेदार है, चलो देखते हैं कि हम इन गतिविधियों से क्या क्या सीख सकते हैं। ठीक है, हमें उन्हें किसी भी चीज का लालच नहीं देना चाहिए, जैसे कि इसके अदर ऑप्शंस पे देखिए तो उसमें बहुत सारे लालच की बात की गई है, तो वो उसका राइट ऑप्शन नहीं होगा, राइट ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी 2020 की, उसके अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? ठीक है, तो ये गलत है, केवल रटना भी बिल्कुल गलत है, और अंत में ये भी गलत है। सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, सभी के लिए लर्निंग की व्यवस्था की गई है और उनके डेवलपमेंट की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 14 के अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर ये है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए। सही बात है। इसका रीजन दिया है क्योंकि संज्ञान में संवेग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ये भी सही बात है, क्योंकि हमें समझ चीजों को संज्ञान में लेने के लिए संवेग जो हमारे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा, कथन और कारण दोनों सही है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे की जो कारण है वो उसकी व्याख्या कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है? ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, अगर कोई बच्चा त्रुटि कर रहा है तो हम क्या, ये शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है। ठीक है, कि हम जो शिक्षण दे रहे हैं उससे अलावा हम सीखने की प्रक्रिया के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सो 16 का ऑप्शन सी होगा। 17 की बात करते हैं। विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है? तो जब भी बौद्धिक सामर्थ्य की बात होती है तो संज्ञान की बात होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन संज्ञानात्मक क्षेत्र होगा, ऑप्शन 17 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है? तो शीघ्रता से सीखते हैं और उसे काफी दिनों तक याद रखते हैं। ठीक है, सतर्क है और तुरंत उत्तर देते हैं और बारीकी से अवलोकन करते हैं, त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो इसके तीनों ही ऑप्शन सही है, प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? तो बच्चों का जो विकास होता है वो आनुवांशिकता, मतलब आपकी हेरिडिटरी तो होती ही है, साथ ही साथ आपके वातावरण के साथ जो आपका इंटरेक्शन है इस पे डिपेंड करता है। सो 19 का जो ऑप्शन होगा, आंसर होगा, वो ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, और निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम की युक्ति है? मतलब अगर हम दो लोग ग्रुप में या फिर साथ में पढ़ रहे हैं तो किस लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका कौन सा एक युक्ति है? तो वो होता है पारस्परिक रूप से प्रश्न करना, मतलब एक दूसरे से क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके थ्रू आंसर देंगे और ऐसे लर्निंग को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ढालना भी नहीं होगा, क्रमबद्धता भी नहीं होगा और सामाजिक प्रतिकरण भी नहीं होगा। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का। एक विद्यार्थी जो एक मिनट, हाँ, एक एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 22, हाँ, एक विद्यार्थी जो नियंत्रण की बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है, परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बताती है? मतलब वो हर चीज के लिए दूसरों को जिम्मेदार करना, ठीक है ना, तो इसका बेसिकली वो अपना रीजन क्या देगी जब वो फेल होती है, तो
कि ये किस्मत खराब थी, किसी ने पेपर खराब से सर्टिफिकेट किया था, भगवान की गलती है, ठीक है, तो बुरी किस्मत ज्यादा इसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि बाकी के जो भी ऑप्शंस दिए हैं वो खुद के लिए दिए हैं, और वो खुद को कभी भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराती है। सो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 23 में कह रहे हैं कि क्वेश्चन ये है कि शिक्षिका को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराने चाहिए। सही बात है कि हमें लर्निंग के डिफरेंट डिफरेंट मौके चांस देना चाहिए। इसका रीजन दे रहे हैं कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, ये बिल्कुल भी सही है। कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, बस उनको अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करके उनको सिखाना होता है। सो ए और आर मतलब करण रीजन असर्शन और रीजन दोनों सही है, और आर सही व्याख्या भी करता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है, जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है, तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग करी है? तो उसको रोलिंग नीति या फिर पार्ड नीति बोलते हैं। तो 24 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? सो समालोचनात्मक चिंतन की बात हो रही है, ठीक है। परासंज्ञान, विश्लेषण और मनन, सो तीनों ही चीजें समालोचनात्मक चिंतन में शामिल होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 3 होगा। 1, 2 और 3 तीनों ही सही है, तीनों ही समालोचनात्मक चिंता से शामिल है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कारक सामाजिकरण का प्राथमिक कारण नहीं है? सो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ना, इसमें तो देखो परिवार और अड़ोस पड़ोस ये प्राथमिक कारण होते हैं, ये प्राइमरी स्टेप होते हैं सोशलाइजेशन का। बच्चा सबसे पहले अपने परिवार और उसके आस पड़ोस से सीखता है, ठीक है। इसके अलावा सरकार जो है वो प्राथमिक कारण नहीं है, और समकक्षी मतलब स्कूल जाके सीखना भी प्राथमिक नहीं द्वितीयक कारण है। लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होना चाहिए वो सरकार होना चाहिए, क्योंकि सरकार बहुत दूर की बात हो गई। समकक्षी तो चलो अपने आसपास के एक तरह से वातावरण, आसपास के स्कूल की बात हो गई। तो इस क्वेश्चन का थोड़ा डाउट है, लेकिन अप्रोप्रिएट अगर जाना चाहे, वैसे तो सरकार और समकक्षी दोनों ही नहीं होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक टिक करना है तो सरकार ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, क्योंकि ये बहुत दूर की बात कर रहा है, ये प्राथमिक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो 26 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा, सरकार। 27 पे चलते हैं। सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है? तो आप 3D मैप्स बनाओगे और चार्ट बनाओगे तो उसके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, दृष्टिबाधित है वो। दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग। अब अगर आप कंप्यूटर के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिखाओगे, तो जब उसको दिखाई नहीं देता है, दृष्टिबाधित है वो, तो वो कैसे उसको समझ पाएगी? तो ये तो प्रभावशाली नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। फिर ऐसे किताबें और बोर्ड जिनको छुआ या महसूस किया जा सके, तो ये प्रभावशाली है, इसके हेल्प से वो समझ पाएगी कि क्या काम हो रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है। प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ाना, अगर वो देख नहीं पा रही है तो एटलीस्ट वो आप उसको अच्छे से बोल के पढ़ा रहे हो, तो वो सुन अच्छे से सकती है, ठीक है। तो ये भी एक प्रभावशाली कारण है, समावेशन है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो जो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन 2 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो दृष्टिबाधित है, तो आपको दृश्य दिखाने का कोई मतलब नहीं है, वो उसको समझ नहीं, देख ही नहीं पाएगी, ठीक है। बट बहुत लोगों ने इसका आंसर प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ाना ही बताया है, बट स्टिल मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन 2 ही करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? तो इसमें जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, इस क्वेश्चन को होना चाहिए कि एक प्रगतिशील कक्षा हम तभी बोलते हैं जिसमें विद्यार्थी जो है वो अध्ययन में सक्रिय एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ठीक है। पाठ्य पुस्तक पर से केंद्रित हो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। दंड और पुरस्कार द्वारा जरूरी ही नहीं है, आप वैसे किसी और भी मेथड से समझा सकते हो, ठीक है। योगात्मक परीक्षा पर बल देना चाहिए, भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जो प्रगतिशील कक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है कि विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका ले, ठीक है, एक्टिवली बच्चे पार्टिसिपेट करें। सो 28 का जो राइट ऑप्शन होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। 29 की बात करें तो एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करता है, चयन करते समय लड़की को प्राथमिकता देता है और संगीत के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। सो उससे क्या पता चल रहा है कि वो जेंडर के लिए काफी सहज नहीं है, ठीक है ना। वो समझता है कि लड़के बैडमिंटन खेल सकते हैं, लड़कियां नहीं खेल सकती हैं, लड़कियां संगीत में ठीक होती है, लड़कियों को संगीत में ही सिर्फ पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ये जेंडर रूढ़िबद्धता को दिखा रहा है, ठीक है, कि आप अभी भी जेंडर के लिए सहज नहीं हुए हो उतने। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आज का अंतिम क्वेश्चन है। सो
क्वेश्चन नंबर 30 जो है, कह रहा है कि सना ने अपने कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले ग्लास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। तो यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? तो ये बताता है कि विकास की जो दिशा होती है ना, वो शीर्षगामी होती है, मतलब हम नीचे से ऊपर की तरफ विकास करते हैं, ठीक है? शीर्षगामी होती है। ये इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन 3। सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट और पीडेगोगी के 30 क्वेश्चंस हो गए। अगर वीडियोस पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।